नमस्कार। आपका स्वागत है। आज तारीख है 26 नवंबर 2025 और ये यूपीएससी करंट अफेयर्स श्रृंखला का पहला भाग है। आज हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर गहराई से बात करेंगे। हो सकता है कि कुछ विषय दोहराए जा रहे हों, जो कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छा है। तो आज हम अर्थव्यवस्था में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम के नए संशोधनों से लेकर भारत एनकैप 2.0 के जरिए वाहन सुरक्षा के नए मानकों तक कई विषयों पर बात करेंगे। साथ ही हम सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पिटीशन की बारीकियों को समझेंगे, हैमर वेपन सिस्टम जैसे रक्षा सौदों पर भी बात करेंगे और साइबर सुरक्षा से जुड़ी सरकारी पहलों को भी जानेंगे। तो चलिए इसे खोलकर समझते हैं। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। वित्त मंत्रालय ने हाल ही में कैपिटल गेन्स अकाउंट स्कीम मतलब CGS 1988 में कुछ बदलाव किए हैं। जी, ये समझना जरूरी है कि ये स्कीम है क्या। देखिए, CGS 1988 टैक्स पेयर्स की मदद के लिए बनाई गई थी ताकि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर टैक्स छूट का दावा कर सकें। आयकर अधिनियम की धारा 54 के तहत टैक्स देनदारी से बचने के लिए कैपिटल गेन से हुई कमाई को आपको 3 साल के भीतर फिर से निवेश करना होता है। और अगर कोई टैक्स पेयर मतलब इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले ये निवेश नहीं कर पाता, तब ये स्कीम काम आती है ना? बिल्कुल। ऐसी स्थिति में टैक्स पेयर उस पैसे को CGAS के तहत जमा कर सकता है। लेकिन एक जरूरी बात यह है कि यह जमा ITR फाइल करने से पहले करना होता है और इस अकाउंट में जमा की गई राशि को सीधे पुनर्निवेश के बराबर ही माना जाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि यह स्कीम सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर लागू होती है, शॉर्ट टर्म पर नहीं। अच्छा, और इसमें कौन कौन जमा कर सकता है? कोई भी टैक्स पेयर मतलब व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF, कंपनियां, ट्रस्ट, कोई भी जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पर छूट का दावा करना चाहता है वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, अगर जमा की गई राशि को तय समय में निवेश नहीं किया तो उसे उस साल में कर योग्य कैपिटल गेन माना जाएगा जिस साल समय सीमा खत्म होती है। तो 2025 के इस नए संशोधन में क्या खास है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये स्कीम को और ज्यादा सुलभ बना रहा है। पहले क्या था कि जमा केवल पब्लिक सेक्टर बैंकों तक ही सीमित थे। अब 19 प्रमुख निजी बैंकों की सभी गैर ग्रामीण शाखाओं को भी CGS खाते रखने के लिए अधिकृत किया गया है। और गैर ग्रामीण शाखा का मतलब है 2011 की जनगणना के हिसाब से 10,000 या उससे ज्यादा आबादी वाले केंद्रों की शाखाएं। यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। क्या भुगतान के तरीकों में भी कोई बदलाव हुआ है? हुआ है। संशोधित स्कीम में इलेक्ट्रॉनिक मोड को साफ-साफ परिभाषित किया गया है। इसमें अब क्रेडिट डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI, IMPS, RTGS, निफ्ट और भीम या आधार पे जैसे सभी आधुनिक तरीके शामिल हैं। इससे पूरी प्रक्रिया बहुत ही आसान हो जाएगी। चलिए अब बात करते हैं खाद्य सुरक्षा से जुड़े एक गंभीर मुद्दे की। भारत में खाने की चीजों में रासायनिक मिलावट की घटनाएं बार-बार सामने आती रहती हैं और इनमें से एक खतरनाक सिंथेटिक डाई है ऑरामाइन O। ऑरामाइन O ये एक सिंथेटिक पीला डाई है जो डाइमिथाइल एनिलिन और फॉर्मेल्डिहाइड जैसे यौगिकों से बनता है। ये पीले पाउडर जैसा दिखता है और सॉल्वेंट्स में आसानी से घुल जाता है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि भारत, यूरोपीय संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में इसे खाद्य रंग के रूप में उपयोग करने की अनुमति नहीं है। तो फिर इसका इस्तेमाल कहाँ होता है? इसका बड़े पैमाने पर इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है, जैसे कपड़ा और चमड़ा उद्योग, प्रिंटिंग स्याही और कागज बनाने में। और मानव स्वास्थ्य पर इसके क्या असर पड़ते हैं? इसके स्वास्थ्य पर बहुत गंभीर प्रभाव पड़ते हैं। इससे लिवर और किडनी को नुकसान हो सकता है, स्प्लीन का बढ़ना और यहाँ तक कि आनुवांशिक सामग्री में बदलाव मतलब म्यूटेजेनिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर यानी IARC ने ऑरामाइन O को एक ऐसे पदार्थ के रूप में वर्गीकृत किया है जो मनुष्यों के लिए संभवतः कैंसरकारी हो सकता है। और वैश्विक स्तर पर भी अमेरिका हो, यूरोपीय संघ हो या पूर्वी एशियाई देश, सभी के नियामक इसे एक औद्योगिक डाई मानते हैं। अगर ये खाने पीने की चीज़ों में पाया जाता है तो उत्पाद को तुरंत वापस ले लिया जाता है। अब भूगोल की ओर रुख करते हैं। हाल ही में पोलैंड, अमेरिका और स्लोवेनिया के शोधकर्ताओं ने स्टैलिंगमाइट के आकार के लिए कुछ समीकरणों पर काम किया और उन्हें स्लोवेनिया की पोस्टवेना गुफा के नमूनों पर परखा। जी, ये गुफा
पश्चिमी स्लोवेनिया में है और ये एक कार्स्ट गुफा है। ये 24 किलोमीटर लंबी गुफा प्रणाली है जिसे पिफ्का नदी ने लाखों वर्षों में चूना पत्थर यानी लाइमस्टोन को काटकर बनाया है। और ये वाकई में दिलचस्प है कि इसके बनने की प्रक्रिया कितनी धीमी है। कहते हैं कि 1 सेंटीमीटर बढ़ने में लगभग 100 साल लग जाते हैं। जी, और ये दुनिया की एकमात्र कार्स्ट गुफा है जिसमें एक रेलवे भी है जो 140 साल से भी पहले बनाई गई थी। इस गुफा में एक अनोखा जीव भी पाया जाता है, प्रोटियस एंगुलिनस। यह एक अंधा, रंगहीन, सांप जैसा उभयचर है जिसके पास फेफड़े और गलफड़े दोनों होते हैं। चलिए भारत के पर्यावरण पर लौटते हैं। तमिलनाडु के नागरकोइल में पजियार नदी में सीवेज और अनुपचारित पानी छोड़े जाने से प्रदूषण को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा हो गई हैं। पजियार नदी तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में बहने वाली एक प्रमुख नदी है। ये महेंद्रगिरी पहाड़ियों के ढलानों से निकलती है और 40 किलोमीटर की दूरी तय करके मनकुडी के पास अरब सागर में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां और इस पर बने बांध भी महत्वपूर्ण होंगे, है ना? हाँ, अल्थुरियार, पोइगयार और उलाकृव्यार इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। इस पर छट्टुपिथूर बांध और कुमारी बांध जैसे कई बांध भी बने हैं। इससे एक महत्वपूर्ण सवाल ये उठता है कि इसका मुहाना, जिसे मनकुडी एस्टुएरी कहते हैं, वो पारिस्थितिक रूप से बहुत संवेदनशील है। ये मैंग्रोव, पक्षियों और समुद्री जीवन से समृद्ध है और प्रदूषण इसे सीधे तौर पर प्रभावित कर रहा है। अब रक्षा क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण खबर। हाल ही में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और फ्रांसीसी कंपनी सैफ्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस ने भारत में हैमर वेपन सिस्टम के उत्पादन के लिए एक संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हैमर, जिसका पूरा नाम है हाईली एजाइल एंड मैन्यूवरेबल म्यूनिशन एक्सटेंडेड रेंज, ये एक हवा से जमीन पर मार करने वाला सटीक निर्देशित हथियार प्रणाली है। इसे ग्लाइड बॉम्ब भी कहा जाता है। इसकी खासियत क्या है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। इसे 250 किलो, 500 किलो और 1000 किलो के मानक बमों पर लगाया जा सकता है। ये जैमिंग प्रतिरोधी है और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में कम ऊंचाई से भी लॉन्च किया जा सकता है। मतलब इसे रोकना मुश्किल है और ये मजबूत ढांचों को भी भेद सकता है। और इसे किन विमानों पर इस्तेमाल किया जा सकता है? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये भारत की वायु शक्ति को बहुत बढ़ाएगा। इसे राफेल और हमारे हल्के लड़ाकू विमान तेजस सहित कई प्लेटफॉर्मों के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चलिए अब साइबर सुरक्षा की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय मतलब मैती ने हाल ही में ISEA प्रोजेक्ट के तहत साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन चैलेंज 1.0 लॉन्च किया है। ये ISEA प्रोजेक्ट मैटी की एक पहल है जो 2005 में शुरू हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है सूचना सुरक्षा के क्षेत्र में मानव संसाधन तैयार करना और आम लोगों में साइबर स्वच्छता और सुरक्षा के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो ये इनोवेशन चैलेंज क्या है? वास्तविक दुनिया की साइबर चुनौतियों पर काम कर सकें। इसका उद्देश्य है एकेडमिक इकोसिस्टम से स्वदेशी शोध संचालित साइबर सुरक्षा समाधानों को बढ़ावा देना है। ये कंप्यूटर और नेटवर्क सुरक्षा, मोबाइल डिवाइस सुरक्षा, हार्डवेयर सुरक्षा और फिनटेक सुरक्षा जैसे 10 डोमेन पर केंद्रित होगा। अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान की बात करते हैं। हाल ही में नई दिल्ली में APDM के 10वें सत्र का आयोजन हुआ, जिसका विषय था समावेशी आपदा जोखिम डेटा शासन। APDM एशिया और प्रशांत के यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन मतलब ESCAP का एक क्षेत्रीय संस्थान है। इसका मुख्यालय तेहरान, ईरान में है। इसका मुख्य उद्देश्य आपदा जोखिम को कम करना और एशिया प्रशांत क्षेत्र में सतत विकास के लिए प्रभावी आपदा जोखिम सूचना का उपयोग सुनिश्चित करना है। भारत की इसमें क्या भूमिका है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि भारत 2022 से 2025 की अवधि के लिए इसकी गवर्निंग काउंसिल के 8 सदस्य देशों में से एक है। यह संस्थान जोखिम सूचना के भंडार के रूप में काम करता है और क्षेत्र के देशों के बीच विशेषज्ञता और ज्ञान के आदान प्रदान को बढ़ावा देता है। दुनिया के भूगोल से एक और खबर। इथियोपिया में हाईली गुब्बी ज्वालामुखी हाल ही में 10,000 वर्षों के बाद पहली बार फटा है। यह ज्वालामुखी इथियोपिया के अफार क्षेत्र में स्थित है, जो पृथ्वी पर सबसे गर्म और सबसे दूरस्थ क्षेत्रों में से एक है। यह एक शील्ड ज्वालामुखी है, जो पृथ्वी पर सबसे बड़े प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं। शील्ड ज्वालामुखी की क्या विशेषता होती है? ये बहुत विशाल होते हैं और इनकी ढलानें
मतलब खड़ी नहीं होती हैं। ये लगभग पूरी तरह से बेसॉल्ट लावा से बने होते हैं, जो फूटने पर बहुत तरल होता है। इस विस्फोट से राख का बादल यानी ऐश क्लाउड भी बना, जिसमें ज्वालामुखी की राख, सल्फर डाइऑक्साइड और चट्टान के छोटे टुकड़े होते हैं, जो मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। अब एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर आते हैं, जो सीधे तौर पर सड़क सुरक्षा से जुड़ा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में भारत NCAP 2.0 के लिए एक मसौदा जारी किया है। भारत NCAP कारों के क्रैश टेस्ट के लिए एक स्वदेशी स्टार रेटिंग प्रणाली है। इसके तहत वाहनों को 1 से 5 स्टार दिए जाते हैं, जो टक्कर में उनकी सुरक्षा को दर्शाते हैं। यह एक स्वैच्छिक कार्यक्रम है जिसका खर्च वाहन निर्माता उठाते हैं। मौजूदा नियम 30 सितंबर 2027 तक वैध हैं, जिसके बाद भारत NCAP 2.0 लागू होने की उम्मीद है। तो इस नए संस्करण 2.0 में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं? यहाँ बात सच में दिलचस्प हो जाती है। इसमें कई बड़े बदलाव हैं। पहली बार वाहनों का मूल्यांकन कमजोर सड़क उपयोगकर्ता संरक्षण यानी वल्नरेबल रोड यूजर प्रोटेक्शन पर भी किया जाएगा। एक नया 100 पॉइंट रेटिंग सिस्टम प्रस्तावित है, जो 5 स्तंभों पर आधारित होगा: क्रैश प्रोटेक्शन, कमजोर सड़क उपयोगकर्ता संरक्षण, सुरक्षित ड्राइविंग, दुर्घटना से बचाव और दुर्घटना के बाद की सुरक्षा। क्रैश टेस्ट में भी विस्तार किया गया है। हाँ, अब 2 की बजाय 5 क्रैश टेस्ट होंगे और उनमें पुरुष, महिला और बच्चे की डमी का उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्टार रेटिंग के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मतलब ESC और कर्टन एयरबैग अनिवार्य होंगे। साइड फेसिंग सीटों वाले मॉडल रेटिंग के लिए पात्र नहीं होंगे और 2027-29 से 70 अंक और 2029-31 से 80 अंक जरूरी होंगे। अंत में भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा एक महत्वपूर्ण विषय, स्पेशल लीव पिटिशन। जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। SLP भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट को दी गई एक विवेकाधीन शक्ति है। यह किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के किसी भी फैसले या ऑर्डर के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति मांगने का एक अनुरोध है। ध्यान रहे, ये एक अधिकार नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है। तो इसे कब फाइल किया जा सकता है? इसे तब इस्तेमाल किया जा सकता है जब कानून का कोई महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हो या फिर घोर अन्याय हुआ हो। ये दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में दायर की जा सकती है। इसे हाई कोर्ट के फैसले की तारीख से 90 दिनों के भीतर दायर किया जा सकता है। और हाई कोर्ट की हालिया टिप्पणी क्या थी? अदालत ने साफ किया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा SLP का खारिज होना, चाहे वो बोलकर दिए गए आदेश से हो या बिना बोले, इसका मतलब ये नहीं है कि निचली अदालत का आदेश सुप्रीम कोर्ट के आदेश में विलीन हो गया है, मतलब मर्ज हो गया है। ये एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण कानूनी बिंदु है। तो इन सब का क्या मतलब है? आज हमने अर्थव्यवस्था में सरलीकरण से लेकर वाहन सुरक्षा के सख्त मानकों और न्यायपालिका की विवेकाधीन शक्तियों तक के विषयों को समझा। हमने ये भी देखा कि कैसे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण बने हुए हैं। अगर ये चर्चा जानकारीपूर्ण लगी तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि कोई भी अपडेट छूट न जाए। जाते जाते एक विचार, जैसे जैसे भारत NCAP 2.0 जैसी स्वदेशी मूल्यांकन प्रणालियां और HAMMR जैसे उन्नत रक्षा उपकरण मेक इन इंडिया के तहत विकसित हो रहे हैं, वैश्विक मानकों को अपनाने और आत्मनिर्भरता हासिल करने के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, इस पर सोचिएगा।